कंपाउंड आईएएस लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस विशेष सेशन में स्वागत है। आज 7 अप्रैल 2026 है और हमारा आज का मिशन बहुत ही क्लियर है। अप्रैल 2026 पॉलिसी डॉसियर को डिकोड करना। बिल्कुल। और ये सेशन यूपीएससी सीएससी कैंडिडेट्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल मास्टर क्लास होने वाला है, जहां हम गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस और साइंस एंड टेक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका एकदम सटीक रिवीजन करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो शुरुआत उसी आम वाली एनालॉजी से करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था और राज्यों के अधिकार। 16th फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल स्टेट फिस्कल रिलेशंस में एक बहुत बड़ा लेकिन थोड़ा खामोश शिफ्ट देखा जा रहा है। एक ऐसा शिफ्ट जो फिस्कल फेडरलिज्म को सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की तरफ ले जा रहा है। सही कहा। और ये शिफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के बहुत ही सटल इंटरप्रिटेशन में छिपा हुआ है। अगर हम आर्टिकल 275 को देखें, जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात करता है, ये वो ग्रांट्स हैं जो नीड बेस्ड होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं और सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं। राज्यों के लिए ये एक तरह का सिक्योर कुशन होता था। लेकिन 16th फाइनेंस कमीशन ने इन्हें मतलब रेवेन्यू डेफिसिट और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स को इसके तहत डिसकंटिन्यू कर दिया है। वेट अ मिनट, तो अगर आर्टिकल 275 वाले ग्रांट्स बंद हो रहे हैं तो राज्यों के पास पैसा पहुंच कैसे रहे? यहीं पर आर्टिकल 282 की एंट्री होती है, जो डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स को कवर करता है। अब सेंटर ने इस रूट को काफ़ी एक्सपैंड कर दिया है। प्रॉब्लम ये है कि आर्टिकल 282 के तहत जो पैसा मिलता है वो नॉन बाइंडिंग है, कंडीशनल है और सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस लिंक्ड है। अच्छा, तो पहली नज़र में कोई भी एस्पिरेंट सोचेगा कि परफॉर्मेंस लिंक फंडिंग तो अच्छी बात है, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन स्टेट्स के नज़रिए से देखें तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि इससे प्रिडिक्टेबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। बिल्कुल खत्म हो जाती है। राज्य सरकारें अपने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कैसे करेंगी जब उन्हें पता ही नहीं कि सेंटर उनके परफॉर्मेंस को किस तरह इवैल्यूएट करेगा और फंड्स रिलीज करेगा भी या नहीं। ये एकदम सही एनालिसिस है और यही बात डिविजिबल पूल के डेटा में भी साफ नजर आती है। जो आम वाली एनालॉजी हमने शुरू में दी थी वो यहाँ परफेक्ट बैठती है। कागज पर या कहें तो नॉमिनल डिवोल्यूशन अभी भी 41% ही है, लेकिन सेसेस और सरचार्जेस के लगातार बढ़ने के कारण जो इफेक्टिव शेयर है वो लगभग 36% से गिरकर सीधे 32% पर आ गया है। राइट, क्योंकि सेसेस और सरचार्जेस डिविजिबल पूल के दायरे से बाहर होते हैं तो सेंटर इन्हें राज्यों के साथ शेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली बाध्य नहीं है। सेंटर का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन डिविजिबल पूल सिकोड़ रहा है। और यहाँ से पैसे की बात नहीं है, एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अलर्ट भी है इसमें। हाँ, और वो अलर्ट 73rd और 74th अमेंडमेंट से जुड़ा है। एग्जैक्टली। इन अमेंडमेंट्स के तहत लोकल बॉडीज जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को एम्पावर किया गया था, लेकिन अब सेंटर उन्हें सीधे पैरेलल स्टेक होल्डर्स की तरह ट्रीट करके फंड कर रहा है। ये पार्ट 6 में दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की ऑफ स्टेट्स को डिस्टॉर्ट करता है, क्योंकि सेंटर सीधी लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करके स्टेट गवर्नमेंट्स को एक तरह से बाईपास कर रहा है। ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सच में एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। अब राज्यों के वित्तीय अधिकारों से आगे बढ़कर हम नागरिकों के अधिकारों और चुनावी प्रक्रियाओं पर आते हैं। गवर्नेंस के इस एस्पेक्ट में कुछ बड़े अपडेट्स हैं। सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट की 2026 की इलेक्शन पिटिशंस पर आई नई रूलिंग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये एकदम स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्शन पिटिशन मौजूदा रिकॉर्ड्स पर ही तय होनी चाहिए। मतलब कोई फ्रेश एविडेंस अलाउड नहीं होगा और कोई रिमांड नहीं होगा। राइट। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से एस्पिरेंट्स को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस समझना जरूरी है। ये रूलिंग आर्टिकल 329 क्लॉज बी पर आधारित है, जो जुडिशियल एक्सक्लूसिविटी की बात करता है, और उसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 100। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है? इसका पर्पस है डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी इंश्योर करना। तभी कोर्ट ने 45 डे फाइलिंग लिमिट को इतनी सख्ती से लागू किया है। बिल्कुल। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि डेमोक्रेसी तभी सही से फंक्शन करती है जब मैंडेट्स क्लियर हो। अगर चुनाव के परिणाम सालों तक कोर्ट्स में फ्रेश एविडेंस के नाम पर लटके रहेंगे तो चुनी हुई सरकार काम कैसे करेगी? इस रूलिंग से चुनावी प्रक्रिया में एक इलेक्टोरल फाइनैलिटी आती है। इलेक्टोरल फाइनैलिटी, ये की टर्म कैंडिडेट्स को अपने मेंस के आंसर्स में जरूर यूज करना चाहिए। इसी गवर्नेंस डोमेन में एक और बहुत बड़ा अपडेट APRA आईडी सिस्टम को लेकर है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। हाँ, इस पर काफी लंबा डिबेट चला है कि यह सिस्टम मैंडेटरी है या नहीं। एग्जैक्टली। और हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट के एक
ऑप्ट आउट मैंडेट ने ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि ये सिस्टम पूरी तरह से वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक है। ये NEP 2020 के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी ABC और डिजी लॉकर से जुड़ता है। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। अगर कोई स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से कोर्स बीच में छोड़कर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके सारे एकेडमिक क्रेडिट्स एक जगह डिजिटली सेफ रहेंगे। इससे स्टूडेंट्स की मोबिलिटी काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगा। कोर्ट ने तो कह दिया कि ये वॉलंटरी है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, अगर कल को सारी यूनिवर्सिटीज ABC और डिजिलॉकर इंटीग्रेशन के बिना एडमिशन्स को डिले करने लगें या एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स खड़ी कर दें, तो क्या ये वॉलंटरी सिस्टम डी फैक्टो मैंडेटरी नहीं बन जाएगा? ये बहुत ही वैलिड कंसर्न है। कागज पर स्वैच्छिक होना और ज़मीनी हकीकत में उसे लागू करना, इन दोनों के बीच का गैप अक्सर बहुत चौड़ा होता है। और डिजिटल राइट्स को लेकर ऐसा ही एक और टेंशन हमें इंटरनेट सेंसरशिप रेजीम में भी देखने को मिलता है। हाँ, जहाँ ISP ब्लॉकिंग यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ब्लॉकिंग के जरिए डिजिटल सेंसरशिप बढ़ रही है। यहाँ एक बहुत ही थिन लाइन है। एक तरफ है नागरिकों का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दूसरी तरफ है IT एक्ट का सेक्शन 69A। ये सेक्शन स्टेट को नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के नाम पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की पावर देता है। तो बेसिकली स्टेट सिक्योरिटी और डिजिटल ऑटोनॉमी के बीच का ये जो टेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमेशा से एक ग्रे एरिया रहा है। राइट। हमें इस मुद्दे पर बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए, पर यह क्लियर है कि जुडिशरी को इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने में काफ़ी मुश्किल आती है। अब इसी डिजिटल अधिकारों से शिफ्ट करके हम समाज के सबसे संवेदनशील और कमज़ोर वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की तरफ चलते हैं। हाल ही में आया ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 काफ़ी चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये 2014 के ऐतिहासिक नलसा जजमेंट के बेसलाइन को एक तरह से रिवर्स कर रहा है। पता है, नलसा ने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को आर्टिकल 14 और 21 यानी बॉडली ऑटोनॉमी के तहत एक कोर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना था। यानी कोई व्यक्ति खुद तय करेगा कि उसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। बिल्कुल, लेकिन 2026 का ये नया अमेंडमेंट बिल उस फ्रेमवर्क को बदलकर मेडिकल बोर्ड्स और ब्यूरोक्रेटिक सर्टिफिकेशन को अनिवार्य यानी मैंडेटरी बनाता है। अगर हम इस बिल के प्रोविजन को ऑब्जेक्टिवली देखें तो ये ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और हिजरा कम्युनिटीज के बीच के डिस्टिंक्ट अंतर को मिटा देता है। ओह वाह, तो ये सबको एक ही लीगल ब्रैकेट में डाल रहा है। हाँ, और इसमें एक और पॉइंट है, ये बिल ट्रांस मेन की कैटेगरी को पूरी तरह से मान्यता ही नहीं देता। साथ ही ये अनड्यू इन्फ्लुएंस को क्रिमिनलाइज करता है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एक बहुत बड़े एथिकल डिलेमा में फंस गए हैं। ये सच में पॉलिसी एनालिसिस के नज़रिए से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक डॉक्टर के सामने पेशापति, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, और दूसरी तरफ स्टेट का ये नया कानून जो उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस को रिपोर्ट करें। ये स्टेट सर्टिफिकेशन प्रोसेस वर्सेस इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का एक सीधा टकराव है। सही कहा। और अधिकारों के हनन और ऑटोनॉमी छीनने का एक और एक्सट्रीम रूप हमें कस्टोडियल वायलेंस के मामलों में दिखता है। एस्पिरेंट्स को 2020 का तमिलनाडु का सत्तंकुलम कस्टोडियल टॉर्चर केस याद होगा, जहां जयराज और बेनिक्स की कस्टडी में जान गई थी। इस केस में अब जाकर 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई गई है। ये जजमेंट एक तरह से NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की प्रैक्टिकल लिमिटेशंस को एक्सपोज करता है। क्योंकि स्टेट को अकाउंटेबल ठहराने में NHRC के पास पावर नहीं है, दे लैक टीथ, वो सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं। ये पूरा केस एक कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस रिफॉर्म की सख्त जरूरत को हाईलाइट करता है। और जब स्टेट मशीनरी फेल होती है तो आखिरकार जुडिशरी को ही कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और देखा जाए तो समाज के भीतर जो गहरे पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें चुनौती देने के लिए भी अब नए लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आ रहे हैं। कर्नाटक का दी ईवा नमावा बिल इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। हाँ, 2025 में धारवाड़ में हुए एक कास्ट बेस्ड मर्डर यानी ऑनर किलिंग के बाद कर्नाटक सरकार ये फ्रीडम ऑफ चॉइस इन मैरिज एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स इन द नेम ऑफ ऑनर बिल 2016 लेकर आई है। ये बिल काफी बोल्ड स्टेप है। ये स्पष्ट रूप से अडल्ट्स के अपने पार्टनर चुनने के एब्सोल्यूट राइट की पुष्टि करता है। ये सीधे तौर पर उन डोमिनेंट पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स और खाप पंचायतों को काउंटर करता है जो सदियों से ये तय करते आ रहे थे कि कौन किससे शादी करेगा। एग्जैक्टली। अब सोशल जस्टिस और अधिकारों के इस डिस्कशन से गियर शिफ्ट करते हैं
और चलते हैं हार्ड इकोनॉमी और रिजर्व बैंक के मैक्रो माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ। कैंडिडेट्स के लिए आरबीआई डायनामिक्स को समझना इकोनॉमी पेपर के लिए बहुत जरूरी है, खासकर एलएएफ कॉरिडोर को। LAF कॉरिडोर यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसे एक 3 मंजिला इमारत की तरह विजुलाइज कर सकते हैं हम। इस कॉरिडोर का फ्लोर या जो जमीन है वो है SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये अनकोलैटरलाइज्ड लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन टूल है जो रीपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट्स नीचे रहता है। और अनकोलैटरलाइज का मतलब ये है कि आरबीआई को सिस्टम से एक्स्ट्रा पैसा सोखने के लिए बैंक्स को कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी GSECs नहीं देनी पड़ती। इससे पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। उसके बाद आता है द एंकर यानी रीपो रेट। ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को GSECs के बदले लिक्विडिटी या पैसा देता है। और सबसे ऊपर है द सीलिंग यानी MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये ओवरनाइट बोरोइंग के लिए एक पीनल रेट है जो रीपो रेट से 25 BPS ऊपर होता है। तो -25, 0 और +25 का ये कॉरिडोर इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को लगातार बैलेंस करता रहता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई MSF और रीपो दोनों बढ़ा देगा। इससे बैंक्स के लिए पैसा उधार लेना महंगा हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। राइट, ये तो हुई मैक्रो पिक्चर। लेकिन माइक्रो लेवल पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए आरबीआई ने एक बड़ी मिस सेलिंग वार्निंग भी जारी की है अभी। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। FY25 के डेटा के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस कमीशंस लगभग 60,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंश्योरेंस प्रीमियम की ग्रोथ सिर्फ सिंगल डिजिट में ही रही है, जबकि फर्स्ट ईयर कमीशंस 20% से भी ज्यादा जंप कर गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक एश्योरेंस मॉडल में जहां बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वहां बैंक्स अपने कस्टमर्स को जबरदस्ती प्रोडक्ट्स चिपका रहे हैं, वो भी सिर्फ अपना कमीशन कमाने के लिए। इसे ही इंसेंटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। और इसी मिस सेलिंग पर लगाम कसने के लिए आरबीआई अब रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट गाइडलाइंस ला रहा है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कैसे सरकार और रेगुलेटर्स इकोनॉमी के उस हिस्से को साधने की कोशिश कर रहे हैं जिसे द मिसिंग मिडिल कहा जाता है, यानी हमारे MSMEs और सर्विस सेक्टर। बिल्कुल, और इसके लिए एक साथ टॉप डाउन डेटा गैदरिंग और बॉटम अप फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है। टॉप डाउन अप्रोच का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाल ही में लॉन्च हुआ ASS-ISSE, मतलब एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये NSO और मॉस्पी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें लगभग 1.21 लाख एंटरप्राइजेस का सैंपल साइज लिया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये GSTN डेटाबेस को एक सैम्पलिंग फ्रेम की तरह यूज कर रहा है। क्योंकि हमारी सर्विस इकोनॉमी काफ़ी हद तक इनफॉर्मल रही है, लेकिन GST ने उसको फॉर्मलाइज करने में बड़ी मदद की है। अब तक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रैक करने के लिए ASI यानी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज तो था, लेकिन फॉर्मल सर्विस इकोनॉमी जैसे IT, ट्रांसपोर्ट या हेल्थ केयर को मैप करने के लिए कोई रिलायबल टूल नहीं था। ASSE अब एग्जैक्टली वही गैप फिल करेगा। वो है PM विश्वकर्मा स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% सेंट्रल फंडेड है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत आती है। राइट। और ये 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को टारगेट करती है, जैसे लोहार या बोट मेकर्स। इसमें कारीगरों को 3 लाख रुपए का कोलैटरल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन मिलता है, वो भी सिर्फ 5% इंटरेस्ट रेट पर, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे लोन। साथ ही 15,000 रुपए का टूल किट वाउचर भी दिया जाता है। और कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्कीम रूरल और अर्बन दोनों तरह के आर्टिजन्स को कवर करती है। अब MSME और छोटे कारीगरों से थोड़ा आगे बढ़कर हम भारत के एक ऐसे ग्रोथ इंजन की बात करते हैं जो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से उभरा है, द ब्लू इकोनॉमी ट्रांजिशन। हाँ, और फिशरीज सेक्टर के मेट्रिक्स सच में हैरान करने वाले हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर बन गया है। हम ग्लोबल आउटपुट का लगभग 8% रिड्यूस कर रहे हैं। पिछले एक दशक में इस सेक्टर में लगभग 106% की ग्रोथ हुई है और FY25 में 197.75 लाख टन्स का प्रोडक्शन टच किया गया है। सी फूड एक्सपोर्ट्स भी 62,408 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। ग्रोथ के नंबर्स तो सच में बहुत इंप्रेसिव हैं, लेकिन मुझे एक बात समझाइए, ट्रेडिशनल फिशिंग तो सदियों से हो रही है, अचानक से पिछले एक दशक में ये 106% का जंप कैसे आ गया? इसके पीछे एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है? इसके पीछे कैपिटल इन्फ्यूजन,
इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। बजट 2026-27 में इस सेक्टर के लिए 2761.80 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड एलोकेशन किया गया है। लेकिन द इंस्टीट्यूशनल मैट्रिक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसकी शुरुआत 2020 में PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हुई। फिर 2024 में NFDP आया, जिसको हम नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं। और अब 2025 के EEZ रूल्स। बिल्कुल, EEZ रूल्स बहुत क्रिटिकल हैं। भारत का जो 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें अब UN क्लॉज के सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स को बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि ओवरफिशिंग को रोका जा सके। आई सी। और टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से देखें तो बायोफ्लॉक और RAS यानी रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम्स ने ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। बायोफ्लॉक एक ऐसी टेक्निक है जहां बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके मछली के वेस्ट को ही उनके खाने में बदल दिया जाता है, और RAS पानी को लगातार फिल्टर करके रिसाइकल करता है। ये दोनों सिस्टम्स वाटर एफिशिएंट हैं और बहुत ही कम जगह में हाई डेंसिटी यील्ड देते हैं। इसीलिए प्रोडक्शन में इतना भारी उछाल आया है। मतलब ब्लू इकोनॉमी सिर्फ मछली पकड़ने के बारे में नहीं है, ये साइंटिफिक सस्टेनेबिलिटी के बारे में है। अब देश की समुद्री सीमाओं की इस चर्चा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर्स और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के गहरे पानी में उतरते हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हम देखेंगे कि कैसे पड़ोस की अस्थिरता और वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स सीधे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी और सिक्योरिटी को हिट करते हैं। सबसे पहले इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को देखते हैं। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना सरकार का पतन हुआ था, उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा वैक्यूम आ गया था। अब आकर नई तारिक रहमान सरकार ने दिल्ली के साथ अपना पहला हाई लेवल आउटरीच किया है। और इन दोनों देशों के बीच जो की फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है गंगा वाटर ट्रीटी, जो इसी साल यानी दिसंबर 2026 में एक्सपायर होने वाली है। फिर तीसरा रिवर डिस्प्यूट है जो वेस्ट बंगाल के विरोध के कारण पिछले 14 सालों से स्टॉल्ड है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे डोमेस्टिक फेडरल पॉलिटिक्स राष्ट्रीय विदेश नीति पर असर डालती है। इसके अलावा ट्रेड और सिक्योरिटी को लेकर ढाका और दिल्ली की प्रायोरिटीज बिल्कुल विपरीत हैं। ढाका चाहता है कि भारत अपनी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाए, लेकिन दिल्ली का पूरा फोकस बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और इलीगल क्रॉसिंग्स को रोकने पर है। और इन सब के ऊपर पूरे रीजन में एक एनर्जी क्राइसिस भी मंडर आ रहा है, जिसका सीधा कनेक्शन वेस्ट एशियन के कॉन्फ्लिक्ट से। क्राइसिस हमें हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ ले जाता है, वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स। यहाँ एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, चाइना पाक 5 पॉइंट पीस प्लान। हाँ, चाइना और पाकिस्तान अब मिडल ईस्ट में पीस मेकर और मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लान मूल रूप से ग्लोबल ट्रेड स्टेबिलिटी और मैरिटाइम चोक पॉइंट्स जैसे LNG और ऑयल टैंकर्स के सेफ पैसेज के लिए एक क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। ये साफ तौर पर ग्लोबल साउथ की बढ़ती डिप्लोमैटिक एक्टिविज्म को दर्शाता है। वही दूसरी तरफ 2026 के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करने के ईरान के जो अग्रेसिव एफर्ट्स थे, उन्हें काउंटर करने के लिए बहरीन ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन 2817 पेश किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ग्लोबल ऑयल ट्रेड की एक तरह से जीवन रेखा है। अगर वहां किसी एक देश का कंट्रोल होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, और इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इस डीप रीजनल फ्रेगमेंटेशन के बीच अरब लीग में भी एक बड़ा ट्रांजिशन हुआ है। 22 मेंबर स्टेट्स वाली इस कायरो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में नबील फहमी को अप्रूव किया गया है। उन्होंने अहमद अबुल गीत की जगह ली, राइट? हाँ, और ऐसे समय में जब पूरा वेस्ट एशिया इतना वॉलेटाइल है, अरब लीग की लीडरशिप में ये बदलाव जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बहुत क्रिटिकल मायने रखता है। जब हम UN की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC का जिक्र आना तो लाजमी है। हाँ, बिल्कुल। 2006 में इसने पुराने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अब सतह पर तो ये एक सीधा साधा तथ्य लगता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका काफी जटिल है, राइट? जटिल और बहुत ही रणनीतिक भी। इसकी चुनाव प्रक्रिया को ही ले लीजिए। इसमें 47 सदस्य राज्य होते हैं और अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि इन्हें सिक्योरिटी काउंसिल चुनती है। ओह अच्छा।
हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन 47 सदस्यों को सीधे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए द्वारा चुना जाता है, और वो भी सीक्रेट बैलेट, मतलब गुप्त मतदान के जरिए। अच्छा, सीक्रेट बैलेट। हाँ, इसका लॉजिक समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब मानवाधिकार एक बेहद संवेदनशील कूटनीतिक मसला है। बिल्कुल। अगर शक्तिशाली देशों के खिलाफ खुले तौर पर वोट करना पड़े तो कई छोटे देश आर्थिक या सैन्य प्रतिबंधों के डर से पीछे हट जाएंगे। तो गुप्त मतदान इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव को काफी हद तक बेअसर कर देता है। एकदम सटीक विश्लेषण है। इसके साथ ही इन सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है, और नियम ये है कि लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद कोई भी देश तुरंत फिर से चुनाव नहीं लड़ सकता। ये तो एकाधिकार तोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस पूरी संस्था का जो सबसे धारदार हथियार है वो सिर्फ उन 47 सदस्यों तक सीमित नहीं है। आप यूपीआर मैकेनिज्म की बात कर रही हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल। यूपीआर यानी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू तंत्र। ये सिर्फ उन 47 सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की जांच नहीं करता, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का मूल्यांकन करता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही से कोई भी देश बच नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है। जब हम जिनेवा के इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर से निकलकर हमारी ज़मीनी हकीकत पर आते हैं तो ये जो टॉप डाउन जवाबदेही है ना, ये पूरी तरह से बिखरती हुई दिखती है। और इसका सबसे डरावना उदाहरण हमें हिमालयन हाइड्रोलॉजी के संकट में देखने को मिलता है। हाँ, वो जम्मू कश्मीर की झीलों पर आई हालिया कैग रिपोर्ट। बिल्कुल। ये रिपोर्ट इसी प्रशासनिक विफलता यानी लोकल गवर्नेंस के फेलियर का कच्चा चिट्ठा है। जब पर्यावरण और गवर्नेंस फेलियर एक साथ मिलते हैं तो परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, ये रिपोर्ट इसका सीधा प्रमाण है। और रिपोर्ट के आंकड़े सिर्फ चिंताजनक नहीं है, मेरा मतलब है वे सच में डराने वाले हैं। 74% झीलें या तो पूरी तरह से गायब हो गई हैं या सिकुड़ गई हैं। 74%? ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, कुल 697 झीलों में से 518 प्रभावित हैं और 315 झीलें तो पूरी तरह से मृत घोषित हो चुकी हैं। जिसका सीधा मतलब यह है कि हमने 1537 हेक्टेयर का प्राकृतिक जल क्षेत्र हमेशा के लिए खो दिया है। एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की है कि इतनी बड़ी तबाही सामने है, फिर भी केवल 6 झीलों के लिए ही औपचारिक संरक्षण कार्यक्रम मौजूद है, जिनमें डल और वूलर झील शामिल हैं। अब अगर हम इस पूरी स्थिति का विश्लेषण जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन से जोड़कर करें तो तस्वीर और साफ होती है। 2014 में जम्मू कश्मीर में जो भयानक बाढ़ आई थी वो कोई अचानक हुई प्राकृतिक दुर्घटना मात्र नहीं थी। मतलब ये झीलें तो सदियों से प्राकृतिक बाढ़ बफर के रूप में काम करती आई हैं ना? सर, बिल्कुल। आप इसे एक विशाल स्पंज की तरह समझ सकती हैं। जब भारी बारिश होती है तो ये झीलें अतिरिक्त पानी को सोख लेती हैं और रिहायशी इलाकों को डूबने से बचाती हैं। राइट। और जब आपने 315 झीलों को कंक्रीट के जंगल में बदल दिया तो जाहिर है कि वो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा और शहरों में घुसेगा। एकदम सही। और ये गवर्नेंस फेलियर का सीधा मामला है। ये 2017 के वेटलैंड्स नियमों और रामसर समझौते के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का खुला उल्लंघन है। नीतियां कागज पर बहुत मजबूत हैं, लेकिन जमीन पर उनका क्रियान्वयन शून्य है। और इन झीलों के मरने का असर सिर्फ इकोलॉजी तक ही सीमित नहीं रहता। जब हम आगे की चर्चा में बढ़ते हैं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरण का ये संकट हमारी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। बिल्कुल, दोनों सीधे जुड़े हुए हैं। और इसी कड़ी में 7 अप्रैल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ डे है। इसी दिन 1948 में WHO की स्थापना हुई थी और 2026 की थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। ये थीम जो है ना, ये वन हेल्थ अप्रोच की वकालत करती है। ये दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि इंसानों की सेहत को जानवरों और हमारे इकोसिस्टम की सेहत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सब एक ही चक्र का हिस्सा है। लेकिन इसी चक्र में एक ऐसा बिंदु है जो पहली नजर में बिल्कुल समझ नहीं आता। क्या वाकई एयर कंडीशनर चलाने से हमारी किडनी और हार्ट पर असर पड़ रहा है? ये बहुत ही अजीब लिंक लगता है। अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान इसे बहुत साफ तौर पर समझाता है। देखिए, आज वैश्विक मौतों में लगभग 75% हिस्सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी NCD का है। अच्छा, 75%? हाँ, जिसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज सबसे ऊपर है। अब इसे AC से जोड़ते हैं। गर्मी बढ़ने के कारण AC का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ा है। इन मशीनों को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए, जिसका एक बड़ा हिस्सा आज भी कोयले और फॉसिल फ्यूल्स से आता है। जिसका सीधा मतलब है
हवा में PM 2.5 का खतरनाक स्तर तक बढ़ना। बिल्कुल सही। और जब हम सांस लेते हैं तो ये अति सूक्ष्म PM 2.5 सीधे हमारे फेफड़ों को पार करके ब्लड स्ट्रीम मतलब खून में मिल जाता है। खून के जरिए ये दिल और किडनी तक पहुंचता है और सेलुलर स्तर पर डैमेज करना शुरू कर देता है। बाप रे, मतलब वो मशीन हमें गर्मी से बचा रही है, उसी की कीमत हमारी किडनी और दिल चुका रहे हैं। यही तो वो अंतहीन और खतरनाक क्लाइमेट हेल्थ नेक्सस है। इस नेक्सस के 5 स्पष्ट चरण हैं जो पूरी चेन को समझाते हैं। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है अत्यधिक गर्मी और सूखा। दूसरा, इसके कारण पानी की भयंकर कमी होती है और फसलें बर्बाद होती हैं। और फिर फसलें बर्बाद होने से कुपोषण और डिहाइड्रेशन बढ़ता है, जो तीसरा चरण है। बिल्कुल, इससे लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। एकदम सही। चौथा चरण है मौसम का बिगड़ा हुआ चक्र, जिसके कारण अचानक बाढ़ आती है, ठीक वैसे ही जैसे हमने जम्मू कश्मीर की झीलों वाले मामले में देखा। राइट। और पांचवा चरण सबसे घातक है, वेक्टर जनित बीमारियां। रुके हुए पानी और बदलते तापमान के कारण मच्छरों का प्रजनन चक्र पूरी तरह से बदल गया है। हाँ, और यही कारण है कि डेंगू का पीक सीजन, जो पहले मानसून के तुरंत बाद खत्म हो जाता था, वो अब खिसक कर नवंबर महीने तक पहुंच गया है। बिल्कुल, ये इकोलॉजी और सेहत का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और इकोलॉजी का ये कनेक्शन जितना सेहत से गहरा है, उतना ही गहरा भूगोल और वन्य जीवों का नाता भी है। मैप आधारित सवालों के लिहाज से देखें तो बुक्सा टाइगर रिजर्व एक बहुत ही रणनीतिक लोकेशन है। बुक्सा, हाँ, ये पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में है, राइट? हाँ, और इसकी उत्तरी सीमा सीधे भूटान को छूती है। कई बार तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स बुक्सा नाम सुनकर इसे उत्तराखंड से जोड़ने की गलती कर बैठते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। बिल्कुल, ये एग्जाम ट्रैप है। और इस रिजर्व का भौगोलिक महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये पूर्व में स्थित मानस टाइगर रिजर्व और पश्चिम में जल्दापारा नेशनल पार्क को जोड़ने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रांसबाउंड्री कॉरिडोर बनाता है। राइट, क्योंकि जानवर तो राजनीतिक सीमाएं नहीं समझते ना, उन्हें प्रवास के लिए ये निर्बाध कॉरिडोर चाहिए होते हैं। सही कहा। और इसी इकोलॉजिकल मैपिंग में एक और बहुत दिलचस्प प्रजाति का जिक्र आता है, इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल। ओह हाँ, ये मुख्य रूप से गंगा और अन्य ताजे पानी के इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। अगर मैं इसे एक सरल एनालॉजी से समझाऊं तो ये कछुए हमारी नदियों के म्यूनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी हैं। हाँ, सफाई कर्मचारी, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। हाँ, क्योंकि नदी में जो भी जैविक कचरा या मृत पदार्थ होता है, ये उसे खा जाते हैं और पानी को साफ रखते हैं। और इसी वजह से वैज्ञानिकों की भाषा में इन्हें बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स या जैविक संकेतक कहा जाता है। मतलब नदी का पानी लैब में टेस्ट किए बिना भी हम जान सकते हैं। हाँ, सिर्फ इन कछुओं की आबादी देखकर बताया जा सकता है कि नदी कितनी स्वस्थ है। अगर ये सफाई कर्मी कम हो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि नदी का पूरा इकोसिस्टम जहरीला हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि नदियों और इकोसिस्टम को बचाने का स्थायी समाधान क्या है? जाहिर है, हमें कोयले और फॉसिल फ्यूल से पूरी तरह बाहर निकलना होगा, जो हमें ऊर्जा सुरक्षा के एक नए युग की तरफ ले जाता है। राइट। और तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब है कल्पक्कम में मौजूद 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR का क्रिटिकलिटी हासिल करना। ये एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, अब तकनीकी भाषा में क्रिटिकलिटी का मतलब है कि रिएक्टर के अंदर सेल्फ सस्टेनिंग फिशन रिएक्शन शुरू हो गया है, यानी अब वो खुद बिना किसी बाहरी मदद के निरंतर ऊर्जा पैदा कर सकता है। भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें भारत के 3 चरण परमाणु कार्यक्रम को डिकोड करना होगा। तो स्टेज 1 क्या था? इसके पहले चरण में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का इस्तेमाल होता है। ये प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं और प्रक्रिया के अंत में बाय प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम बनाते हैं। और हम अभी दूसरे चरण में हैं, जिसका नायक ये PFBR है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की कार्यप्रणाली किसी जादू से कम नहीं है। बिल्कुल, इसमें ईंधन के तौर पर प्लूटोनियम आधारित मॉक्स यानी मिक्स्ड ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और कूलेंट के लिए लिक्विड सोडियम का। और इसका सबसे अनोखा पहलू ये है कि इसे ब्रीडर क्यों कहा जाता है। मैं इसे एक बेकिंग एनालॉजी से समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा चमत्कारी ओवन है जिसमें आप 1 किलो आटा डालकर केक बेक करते हैं, लेकिन जब केक बनकर बाहर आता है तो ओवन के अंदर आपको 1.5 किलो नया आटा भी मिलता है। क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है ना?
ब्रीडर रिएक्टर ठीक यही करता है। ये जितनी विखंडनीय सामग्री की खपत ऊर्जा बनाने में करता है, उससे कहीं अधिक सामग्री वो प्रक्रिया के दौरान नई पैदा कर देता है। और यही एक्स्ट्रा पैदा हुआ ईंधन हमें हमारे अंतिम लक्ष्य यानी स्टेज 3 तक ले जाएगा। तीसरे चरण में थोरियम आधारित रिएक्टर काम करेंगे, जो कि भारत के लिए असली गेम चेंजर होगा। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया के कुल थोरियम भंडार का लगभग 25% हिस्सा भारत के तटीय इलाकों की रेत में मौजूद है। एक बार स्टेज 3 सक्रिय हो गया तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा दीर्घकालिक रूप से सुनिश्चित हो जाएगी। और जब ऊर्जा की असीम संभावनाएं खुलती हैं, तो इंसानी महत्वाकांक्षाएं अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंचती हैं। इसी कड़ी में आर्टेमिस 2 मिशन ने एक ऐतिहासिक माइलस्टोन पार कर लिया है। हाँ, ये सच में अद्भुत है। इस मिशन ने पृथ्वी से 4,171 किलोमीटर की दूरी तय करके दशकों पुराने अपोलो 13 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इंसान आज तक पृथ्वी से इतनी दूर कभी नहीं गया था। अगर हम अपोलो युग और आज के आर्टेमिस युग की तुलना करें तो ये अपने आप में भू राजनीति का एक बड़ा अध्याय है। कैसे? देखिए, 60 और 70 के दशक का अपोलो युग पूरी तरह से शीत युद्ध की उपज था। लक्ष्य बहुत अल्पकालिक था। हाँ, उस दौर की रणनीति को तो फ्लैग्स एंड फुटप्रिंट्स कहा जाता था। मतलब सिर्फ चांद पर जाना, अपना झंडा गाड़ना, कदमों के निशान छोड़ना और वापस आ जाना। बिल्कुल। लेकिन 2020 के बाद का आर्टेमिस युग वैश्विक सहयोग और अंतरिक्ष कूटनीति से प्रेरित है। अब लक्ष्य सिर्फ जाकर वापस आना नहीं है, बल्कि निरंतर उपस्थिति यानी लॉन्ग टर्म हैबिटेशन है। राइट, इसके लिए चंद्रमा की कक्षा में एक गेटवे स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। हाँ, और आर्टेमिस 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों को उतारेगा और इस पूरी कवायद का अंतिम उद्देश्य चंद्रमा को एक बेस कैंप की तरह इस्तेमाल करके मंगल ग्रह तक इंसानों को पहुंचाना है। लेकिन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और डीप टेक के इस नए युग के लिए जाहिर तौर पर हमें एक बेहद कुशल युवा पीढ़ी चाहिए होगी। और क्या हमारी जमीनी हकीकत इसके लिए तैयार है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत CBSE ने एक नया टेक करिकुलम लॉन्च किया है। कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए अनप्लग्ड लर्निंग के जरिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिखाई जाएगी। अनप्लग्ड मतलब बिना कंप्यूटर के, राइट? हाँ, बिना कंप्यूटर के, ताकि डिजिटल डिवाइड की समस्या ना आए। और कक्षा 6 से 8 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एथिक्स का परिचय दिया गया है। भारत में 2600 से अधिक स्टार्टअप्स वाले डीप टेक इकोसिस्टम को ये फीड करेगा। नीतियां कागज पर हमेशा दूरदर्शी लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत का एक दूसरा पहलू भी है। असर 2024 यानी ASER की जो रिपोर्ट है, वो इस पूरी योजना पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। वो रिपोर्ट काफी निराशाजनक थी। बहुत ज्यादा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कक्षा 5 के 50% से अधिक छात्र कक्षा 2 स्तर का पाठ भी नहीं पढ़ सकते। तो ये तो बहुत बड़ा गवर्नेंस रिस्क है। मेरा मतलब है, बिना कंप्यूटर के कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिखाना अच्छी बात है, लेकिन क्या बच्चों को बुनियादी पढ़ना आता है? वही तो, कंप्यूटेशनल थिंकिंग या AI का कोई भी लॉजिक समझने के लिए मजबूत बुनियादी साक्षरता यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग पहली शर्त है। अब कर देगा। एकदम सही। लेकिन जहां एक तरफ नीतियां संघर्ष कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा बायोटेक इनोवेशन दुनिया को नया रास्ता दिखा रहा है। ओ, आप GLOCAS9 की बात कर रहे हैं? हाँ, GLOCAS9 प्रोटीन। इसे कलकत्ता के बोस इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। ये नाम जितना जटिल है, इसका काम करने का तरीका उतना ही क्रांतिकारी है। इसे समझने के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के सबसे मशहूर टूल CRISPR-Cas9 एंजाइम को देखना होगा। वैज्ञानिकों ने इस एंजाइम को गहरे समुद्र में पाए जाने वाले झींगे यानी डीप सी श्रिम्प से निकाले गए स्प्लिट नैनो ल्यूसिफरेज एंजाइम के साथ मिला दिया है। अगर इसे एक विजुअलाइजेशन से समझा जाए तो CRISPR-Cas9 एक माइक्रोस्कोपिक कैंची की तरह है, और बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने असल में इस कैंची के ऊपर एक टॉर्च लगा दी है। बिल्कुल, ये माइक्रोस्कोपिक कैंची पर टॉर्च लगाने जैसा है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। जब ये Cas9 प्रोटीन सेल के अंदर सही ढंग से फोल्ड होकर DNA को काटता है, तो लूसीफरेज के टुकड़े फिर से जुड़कर रोशनी छोड़ते हैं। और इससे होता यह है कि वैज्ञानिकों को कोशिकाओं को नष्ट किए या नुकसान पहुंचाए बिना रियल टाइम में जीन एडिटिंग की निगरानी करने में मदद मिलती है। हाँ, जो कि चिकित्सा और कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अब बायोटेक से DNA की मैपिंग के बाद अब हम भारत की ऐतिहासिक मैपिंग और विरासत की बात करते हैं। पिपरावा अवशेषों की खबर बहुत चर्चा में है। पिपरहवा, हाँ, 1898 में यूपी में इनकी खोज हुई थी। राइट।
इन्हें पिपरावस्तूप से निकाला गया था, जिसे प्राचीन कपिलवस्तु माना जाता है। इन अवशेषों में भगवान बुद्ध के अस्थियांश और सोपस्टोन ताबूत शामिल हैं। अब बुद्ध पूर्णिमा के लिए इन्हें लेह ले जाया जा रहा है। ये हमारी सांस्कृतिक कूटनीति का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। और इसी के साथ प्रशासनिक फैसलों में भी एक नया अपडेट है, अमरावती राजधानी का मुद्दा, जो काफी समय से अटका हुआ था। बिल्कुल। राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को अपनी सहमति दे दी है। ये कृष्णा नदी पर स्थित अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित करता है। मतलब अब वो 3 राजधानियों वाला मॉडल पूरी तरह से खत्म। हाँ, अब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का केंद्रीकरण एक ही जगह अमरावती में हो रहा है। तो अब आता है इस गहरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इन सभी अलग अलग लगने वाले विषयों को आपस में जोड़ना। और यही सिंथेसिस है जो उम्मीदवारों को करनी है। चलिए इस इंटरकनेक्टेड पॉलिसी वेब को डिकोड करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी और हेल्थ को देखते हैं। जीएस पेपर 3 में हिमालयी झीलों की तबाही और जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर जीएस पेपर 2 के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को जन्म देते हैं। बिल्कुल, जैसे झीलों का सूखना और गर्मी का बढ़ना सीधे डेंगू के शिफ्ट होते पीक सीजन से जुड़ा है। और जियोपॉलिटिक्स का इकोनॉमी से कनेक्शन भी उतना ही गहरा है। पश्चिम एशिया में, जो कि GS2 का हिस्सा है, चीन पाकिस्तान की शांति योजना हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे चोक पॉइंट्स को स्थिर करने का प्रयास करती है। और अगर ये चोक पॉइंट अस्थिर होता है तो पूरी दुनिया में ऊर्जा मुद्रास्फीति आ जाती है, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और मजबूरन RBI को अपने LAF कॉरिडोर को एडजस्ट करना पड़ता है। ये सीधा GS3 है। बिल्कुल। और अंततः तकनीक और समाज का अंतर संबंध। GS3 के तहत हम डीप टेक और AI के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये असर रिपोर्ट के बुनियादी साक्षरता अंतर से टकराता है। हाँ, और समाज में मौजूद पहचान आधारित हिंसा या ऑनर किलिंग जैसी GS1 और 2 की सामाजिक वास्तविकताओं से भी टकराता है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि UPSC परीक्षा में सफलता के लिए इन साइलोस को छोड़ना जरूरी है। नीति कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, नीति एक जीवित, सांस लेने वाली और पूरी तरह से आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है। बहुत खूब। और जब सब कुछ इस कदर इंटरकनेक्टेड है, तो आज जाते जाते जरा सोचिए, क्या डीप टेक और जीन एडिटिंग जैसी उन्नत तकनीकें भविष्य में देशों के बीच वैसी ही भू-राजनीतिक असमानता पैदा कर सकती हैं, जैसी हमने क्लाइमेट चेंज या वैक्सीन के वितरण में देखी हैं? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। इस पर सोच विचार कीजिएगा। आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और कड़ियों को जोड़ते रहिए।